नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे ठोसों के गुण के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है ठोसों के बारे में, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो क्या है, ठोसों के गुण, यानी कि ठोसों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ठोस हमने अलग अलग तरह के पदार्थ पढ़े, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को हमने क्लासिफाइड किया, अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया, जालक पढ़ा, ये सब हमने जान लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ठोसों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, ठोसों के गुण की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ठोसों में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? दो प्रकार के गुण। कौन कौन से हैं वो गुण? वो गुण है हमारे विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। तो बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चलता है विद्युतीय गुण, जिसमें कि विद्युत से संबंधित कुछ होगा, है ना, और चुंबकीय गुण मतलब चुंबक से संबंधित होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि जो ठोस पदार्थ हैं वो ठोस पदार्थ विद्युत में किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर भी इनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। कैसे? विद्युतीय गुण, यानी कि विद्युतीय गुण जो जो भी पदार्थ अलग अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं उसके आधार पर उनको तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? चालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक है, तो तीन प्रकार से हैं ये विद्युतीय गुण जो पदार्थ प्रदर्शित करते हैं, उन्हें तीन तरह से वर्गीकृत किया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, अब आते हैं चुंबकीय में। तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को क्या नाम दिया गया? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरो चुंबकीय। ठीक है, तो यह सारे के सारे उदाहरण हैं किस, यानी कि ये सारे प्रकार हैं अलग अलग तरह के किसके, चुंबकीय और विद्युतीय गुण जो भी ठोस पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ठोस हैं, हमने देखा कि अलग अलग तरह के ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, हमने उनमें सब चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह ठोस पदार्थ कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या गुण ये दिखाते हैं, है ना। तो उसके आधार पर यहाँ पर हमने दो गुण पढ़ेंगे। दो गुण कौन कौन से हैं? विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। ठीक है, चुंबकीय गुण से क्या मतलब है कि चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण जब हम पढ़ते हैं तो चुंबकीय गुण से तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यह किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और विद्युतीय गुण का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो उसके आधार पर इनको यहाँ पे अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी? विद्युतीय गुण की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों विद्युतीय गुण की। अब नाम से पता चलता है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि विद्युत से संबंधित है, बिल्कुल सही है, विद्युत से संबंधित है, यानी कि विद्युत का अगर प्रवाह किया जाए इन ठोस पदार्थों में तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए। वैसे तो आप लोग फिजिक्स में भी ये सब पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे आगे। तो विद्युतीय गुण में हम पढ़ते हैं तीन तरह के गुण, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर चालक की। अब नाम क्या है? चालक, यानी चलने वाला। तो इसमें क्या चल रहा है, क्या चलेगा इसमें? विद्युत धारा। देखो हम बढ़ रहे हैं विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण मतलब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। तो वे ठोस पदार्थ, चालक में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि वो ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें नाम दिया गया है चालक। ठीक है, या सुचालक, जो भी हम कहें। अब इनकी चालकता का मापन क्या होगा? देखो, चालकता का मापन जो है वो होता है ओम
मीटर इनवर्स में, ठीक है। तो इसकी चालकता का जो मान होगा वो मान क्या होगा, वो होगा 10 की पावर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ हम लिखते हैं इसकी चालकता। तो चालकता जो होगी वो कितनी होगी, वो की होगी 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 ओम मीटर इनवर्स में, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, चालक है। क्या है, चालक। चालक मतलब इसमें वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है, हमें पता है कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है या तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो, उसी केस में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाहन होगा। तो इसका मतलब ये जो चालक वो ठोस पदार्थ है जिनमें क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी यहाँ पर ये चालकता प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखो, ऐसे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं जो कि चालकता प्रदर्शित करेंगे। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण हमारे पास में क्या होगी, धातुएं। क्या होता है, धातुएं। अब धातुएं कौन कौन सी धातुएं आ जाती हैं, सभी। देखो, धातु वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों। धातु वो पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवर्त सारणी में हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, धातु, है ना। अब देखो, धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यह चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर धातुएं कौन कौन सी हैं, कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, है ना। ये सभी जो है धातुएं चालकता प्रदर्शित करती है। देखो, हमारे घरों में वायरिंग की जाती है, किसकी होती है, कॉपर की, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, चालकता प्रदर्शित हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इजीली, ठीक है। तो वो पदार्थ, वो ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं उन्हें कहा जाता है सुचालक या चालक। इसमें सभी धातुएं आती हैं, ये इनकी चालकता का मापन है। और चालकता क्यों हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रकार हम देखते हैं, कुचालक। अब कुचालक का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कुचालक यानी कि जिसमें चालकता नहीं है। ये वो पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है किसी भी केस में, ठीक है। तो वे हम लिख सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हमने नाम दिया कुचालक, ठीक है। अब ये कुचालक जो है, यह कुचालक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अगर मैं इसकी चालकता का मापन दूं तो चालकता इसकी क्या होगी, इसकी चालकता होगी 10 की पावर -20 से लेकर के -10 ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि इनकी चालकता माइनस में है। इसका मतलब इनमें कोई भी चालक प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी ये पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो कुचालक होते हैं। ये तो हम सबको पता है ना। अच्छा, स्विच बोर्ड किसके बने होते हैं, आपको पता है। हमारे घरों में स्विच बोर्ड्स बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं, बैकेलाइट, जो क्या है, एक प्लास्टिक, क्या है,
प्लास्टिक। तो किस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है? एक ठोस पदार्थ ही है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक, इसीलिए स्विच बोर्ड किसके बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के, ताकि करंट ना लगे। ठीक है, तो प्लास्टिक है, रबर है, ये सभी पदार्थ जो हैं वो ठोस है लेकिन विद्युत के कुचालक है, यानी कि इनमें विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अब इसका एक कारण और भी है, जो मेन कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण यह हमारे कुचालक पदार्थ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अर्धचालक की। अर्धचालक कौन से होते हैं बच्चों? अर्धचालक वो होते हैं जो धातु व अधातु यानी चालक और कुचालक के मध्य वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कैसे? देखो, जो अर्धचालक है, देखो यहाँ पर हमने कहा कुचालक, हम इसको विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी विद्युत को रोकने वाला, विद्युत रोधी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक जो होता है वो क्या है? यह चालक व कुचालक के मध्य का व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको अर्धचालक वो होते हैं जो धातु व अधातु के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं। चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? चालक और धातु व अधातु के मध्य की जो चालकता है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखेंगे। देखो, इसका उदाहरण भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका उदाहरण है इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो, अब किस तरह से यह धातु और अधातु के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्या मतलब है इसका? किसका? अर्धचालक का। ठीक है, देखो होता क्या है, यानी कि ये क्या है, मान लीजिए चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, वो पदार्थ जो चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा करें जिससे कि ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि ये ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो कि चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया उन पदार्थ के साथ में कि वो चालकता प्रदर्शित करने लग गए। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है अर्धचालक। तो चालक और कुचालक यानी धातु और अधातु के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अर्धचालक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो चालक और कुचालक के मध्य चालकता प्रदर्शित करते हैं। कैसे? यानी कि वो पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो कि चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने उनमें कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा मिलाया जिससे कि वो चालकता प्रदर्शित करने लग गए। ठीक है, तो अब वो क्या हो गए? चालक हो गए। अब ऐसा क्या किया मैंने उनके साथ में कि जो कुचालक पदार्थ थे वो चालक हो गए। तो उसके हमारे पास में दो तरीके हैं। क्या क्या है? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है हमारी किसकी? अर्धचालक की। यानी कि अर्धचालक में हम क्या कर रहे हैं? जो पदार्थ है वो हमारा कुचालक है। कौन सा पदार्थ है? कुचालक है। भैया चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन हमने इसमें कुछ ऐसा कुछ मिला दिया जिससे मिलाने पर वो क्या हो गया? चालक हो गया। चालक हो गया। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या परिवर्तन किया हमने? यहाँ पे क्या किया? कुछ चेंज किया, या हम कह सकते हैं कुछ भी हमने ऐसा परिवर्तन किया है, कुछ चेंज किया है। तो अब हम क्या करें? कुचालक को चालक में परिवर्तित कर दें। इसके दो कारण है बच्चों। पहला, हम क्या करें? ताप बढ़ाने पर, ताप देने पर। पहला मैंने किया ताप देने पर। ताप देने पर क्या हुआ? देखिए, ताप देने पर सबसे पहले जैसे हमने उदाहरण ले लिया किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है वो क्या बना रहा है? सिलिकॉन 4 बंध बनाता है। 14 ग्रुप का एलिमेंट है मेरा यहाँ पे, ये है सिलिकॉन। इस तरह से 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये सिलिकॉन है, यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सब तरफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये सिलिकॉन है। अब क्या हुआ कि ये जो सिलिकॉन है बच्चों, ये क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है इस तरह से।
अब क्या किया, जब मैंने इसको ताप दिया तो ताप देने पर ये बंध जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। और बंध टूटने पर क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन थे वो मुक्त हो गए क्योंकि ये बंध टूट गया। ताप देने पर बंध टूटा, बंध टूटने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने पर यह क्या प्रदर्शित करेगा, चालकता, चालकता प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, पहला तो ये किया। दूसरा क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे कि मेरा ये जो चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहा है पदार्थ वो चालकता प्रदर्शित करे। दूसरी बात मैं इसमें करूं अशुद्धि मिलाने पर। क्या किया, अशुद्धि, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर, है ना। अब अशुद्धि कैसे मिलाई जाए, देखो मेरा ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने 3 ग्रुप का एलिमेंट है, 13, 14, 15, ठीक है। 13 में मेरे कौन कौन से आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, है ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली, ठीक है। और 14 में मेरे आते हैं काशी गए संत प्रभु, ठीक है। एंड देन 15 पे मेरा आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास में है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन मेरा है कुचालक पदार्थ। कैसा है, कुचालक, यानी इसमें चालकता प्रदर्शित नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसमें अशुद्धि मिलाऊं, या तो मिलाऊं 13वें वर्ग की या मिलाऊं 15वें वर्ग की। तो 13वें और 15वें वर्ग की जो अशुद्धि हम मिलाते हैं इस तरह से चालक बनाने के लिए, उसके कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर फास्फोरस मिलाया। सबसे पहले मैं फास्फोरस यानी कि सिलिकॉन, पहला मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने किया सिलिकॉन के साथ में मैंने मिला दिया फास्फोरस को, ठीक है। तो सिलिकॉन मेरा 4 बंध बनाता है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी फास्फोरस, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 5, यानी 5 बंध बनाता है। अब इसके पास तो 4 बंध है, जैसे कि ये 4 बने, 1 2 3 4, तो चारों तरफ ये फास्फोरस से बना लेगा बंध। लेकिन एक फास्फोरस का बॉन्ड कहाँ जाएगा, वो तो फ्री हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है ना, 4 बंध बना रहा है। तो चारों के लिए इसके पास में 4 फास्फोरस बन गए बंध, है ना। फास्फोरस ने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन फास्फोरस बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर 5 बंध लाता है, यानी कि इसको 5 इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने के लिए। अब इसने 4 तो बाइंड कर लिए, अब कितना बच गया, 1। तो 1 वो क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना। और फ्री हो गया जहां पे मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही क्या प्रदर्शित हो जाएगी, चालकता, ठीक है। तो चालकता कब प्रदर्शित हो रही है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर यही हुआ जब हमने फास्फोरस मिलाया अशुद्धि के रूप में। 15वें वर्ग का हमारा फास्फोरस मिलाने पर यहाँ पे जो अशुद्धि प्रदर्शित हुई वो किस वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है उसे हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, चालक। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अब हम बात करते हैं, अब मैंने मिलाया, अगर दूसरी कंडीशन मैंने क्या की, दूसरी कंडीशन मैंने की सिलिकॉन के साथ में मैंने मिला दिया एल्यूमिनियम को। पहले मिलाया फास्फोरस को, अब सेकंड कंडीशन में मैंने किसको मिला दिया, एल्यूमिनियम को, ठीक है। तब एल्यूमिनियम जो है, अब इसके पास में तो वही 4 बंध है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो मेरे पास में ये क्या बनाएगा, ये मेरे बनाएगा 3 बॉन्ड, 3, ठीक है। अब यहाँ पर जब एल्यूमिनियम के पास में तो सिर्फ 3 ही है और सिलिकॉन के पास में 4 है, तो कहने का मतलब है जगह तो यहाँ पर जो है वो मेंबर तो है 3 और सीट इनके लिए है 4। तो ये 3 मेंबर जो है वो चारों सीट में से किसी पे भी एडजस्ट हो सकते हैं, एक वैकेंट रहेगी फिर, है ना, एक कैसी हो गई, खाली। तो यहाँ पर ये भी फिर क्या प्रदर्शित करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होगा वो कौन सा होगा, वो मेरा होगा पी प्रकार का, पी प्रकार का अर्धचालक। आई मेरी बात समझ में बच्चों।
फिर से मैं आपको एक बार इसको समझा देती हूँ। हमने यूँ कहा कि जो अर्धचालक होते हैं वो चालक और कुचालक के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी धातु और धातु के मध्य आते हैं। कैसे? कहने का मतलब ये क्या है कि कोई पदार्थ जो है वो कुचालक है, चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया इसमें जिससे कि ये चालकता प्रदर्शित करने लग गया। अब ऐसा क्या किया? अब ऐसे हम दो केस कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इसको ताप दे दें। अब टेम्परेचर देने पर या ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर ये जो बंध बनाता है ये बंध टूट जाता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमने क्या किया? अशुद्धि मिला दिया। अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं? डोपिंग। जब हमने इसमें अशुद्धि मिलाई तो हमने देखा कि जब हमने 14वें वर्ग में यानी 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट की अशुद्धि मिलाई तो जो हमारा अर्धचालक बनता है वो n प्रकार का होगा, और जब हम 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाएंगे तो वो हमारा होगा p प्रकार का अर्धचालक। तो इस तरह से n और p प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, अर्धचालक का हमारा उदाहरण है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है बच्चों। तो ये तो थी हमारे विद्युतीय गुण की बात कर रहे थे हम, किसमें? चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि हमने ये तो देख दिया कि ये चालकता प्रदर्शित कर रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रहे हैं, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चालकता प्रदर्शित होती है? तो वो हम बात करेंगे किसमें बच्चों? बैंड सिद्धांत में। किसमें? बैंड सिद्धांत। अब बैंड सिद्धांत क्या होता है? हमें पता है कि परमाणविक कक्षकों से मिलकर क्या बनते हैं? आणविक कक्षक, ठीक है। परमाणविक कक्षक हम सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, उसमें हमें कक्षक पता है ना। अब परमाणविक sp d f कक्षक कहते हैं, मिलकर के क्या बना रहे हैं? आणविक कक्षक बनाते हैं, ठीक है। अब ये आणविक कक्षक क्या करते हैं? ये आणविक कक्षक बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंड। अब बैंड कितने होते हैं? बैंड होते हैं दो तरह के होते हैं बच्चों, चालन बैंड और संयोजी बैंड। दो तरह के बैंड बनते हैं, चालन और संयोजी बैंड, ठीक है। देखो किस तरह का होता है ये, इस प्रकार से। ये हमारा होता है चालन बैंड। ये कौन सा बैंड हो गया? ये हो गया चालन बैंड, ठीक है। और संयोजी बैंड, ये नीचे हमारा हो गया संयोजी बैंड, ये हो गया संयोजी बैंड। अब देखो चालन बैंड जो होता है ये बैंड होता है रिक्त, खाली, है ना। और ये बैंड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है बच्चों, इस बैंड के मध्य यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये वैकेंट है। अब यहाँ से यहाँ के मध्य में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, निश्चित ऊर्जा अंतराल जिसको बोलते हैं, इस ऊर्जा अंतराल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो पदार्थ हम ले रहे हैं ठोस का वो चालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा, ठीक है। कैसे? देखो जो पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ये चीज तो हम सबको पता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ये जो कक्षक बन रहे हैं, जो बैंड बना रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? ऊर्जा स्थानांतरण की ये यहाँ से यहाँ तक जंप करता है, ठीक है। तभी उस केस में क्या होगा? विद्युत का चालन होता है, यानी कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं कहाँ से? संयोजी बैंड से चालन बैंड में, ठीक है। और जैसे ही संयोजी चालन बैंड में जाएंगे और चालकता प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनके बीच का ये जो ऊर्जा अंतराल है इस पर डिपेंड करता है कि चालकता प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं सुचालक की। किसकी बात करें? सुचालक या चालक पदार्थों की, सुचालक पदार्थों की बात करें, ठीक है। तो सुचालक पदार्थों में जब हम देखते हैं बच्चों तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा अंतराल है यहाँ पर ये ओवरलैप होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ये हमारा है चालन बैंड और ये कौन सा बैंड है? ये है संयोजी, ठीक है, संयोजी बैंड, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इनके मध्य में जो ऊर्जा अंतराल है डिफरेंस जो है वो नहीं है, यानी ओवरलैप कर रहे हैं, तो आराम से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत का चालन होगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं संयोजी से चालन बैंड में तो विद्युत का चालन होता है। अब यहाँ पर तो सुचालक में क्या, सुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके में ये जो ऊर्जा अंतराल होता है ये बहुत कम है, नहीं है, ना के बराबर, ओवरलैप हो रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पर इजीली
इजीली जो है यहाँ पर ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, कुचालक की, कुचालक पदार्थों की बात करें तो कुचालक पदार्थ जो है वो पदार्थ कैसे हैं, कुचालक पदार्थ के मध्य में ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये और ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ये है जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर डिफरेंस रहता है, तो इसलिए यह चालकता यहाँ पर नहीं होती है, चालकता प्रदर्शित नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है, इन बैंड के मध्य में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, ऊर्जा जो है वो ऊर्जा डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहे कितना इसको ताप दें, कुछ भी दें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर पाता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, विद्युत रोधी, यहाँ पे सॉरी इसकी अर्धचालक की, है ना। थर्ड हम बात करें अर्धचालक की, किसकी बात करें, अर्धचालक की। तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं बच्चों, उनमें ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है यहाँ से और यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये एनर्जी मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर जब हम ताप देते हैं या अशुद्धि मिलाते हैं तो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानी थी हमारी किसकी, बैंड सिद्धांत की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणविक कक्षकों से क्या बने, आणविक कक्षक। ये आणविक कक्षक बैंड बनाते हैं और बैंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। भाई हम कह रहे हैं ना ये पदार्थ सुचालक है, ये कुचालक है, ये विद्युत रोधी है या ये अर्धचालक है, तो क्यों है, हमने ये तो देखा कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा हो रहा है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन का भी कुछ काम होगा, वो काम इनका ये बैंड बनाने का काम। अब यहाँ पर ये बैंड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में जा रहे हैं, किससे, संयोजी बैंड से। तो संयोजी बैंड से जब चालन बैंड में जाते हैं तो चालकता प्रदर्शित होती है। जब हम बात करते हैं सुचालक की तो उनके मध्य में जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ही कम, यानी ना के बराबर, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आराम से जो है वो चालकता प्रदर्शित होती है। लेकिन हम कुचालक की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के मध्य में बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चालकता प्रदर्शित नहीं होती, इसलिए प्लास्टिक और रबर इनमें चालकता प्रदर्शित नहीं होती है। लेकिन हम बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक में एनर्जी डिफरेंस तो है लेकिन कम है, यानी कि अगर मैंने उसको ताप दिया या अशुद्धि मिलाई तो वो चालकता के गुण प्रदर्शित करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह सारी बातें थी हमारी विद्युतीय गुण की। किसकी बात थी, विद्युतीय गुण की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुण की। यानी कि विद्युतीय गुण तो हमने देख लिया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुण की। देखो चुंबकीय गुण क्या होता है, चुंबकीय गुण के आधार पर हमने अलग अलग तरह से पदार्थों को वर्गीकृत किया गया। हमने कहा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरोचुंबकीय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, देखो क्या होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, वो पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपने से दूर भगाते हैं। दूर करते हैं मतलब प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं अनुचुंबकीय की, तो यह क्या करते हैं, चुंबकीय रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, वो पदार्थ, वो ठोस पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे वो तो होगा अनुचुंबकीय, और जो उन रेखाओं को दूर भगाए। देखो आप देख सकते हो, ये को मैंने चुंबकीय, ये कोई पदार्थ रख दिया है, ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय। क्यों प्रतिचुंबकीय, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दूर कर रहा है, अपने से अंदर नहीं आने दे रहा। ठीक है, लेकिन मैं बात करती हूँ अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इसके अंदर से होकर के जा रही है, यानी इसके अंदर अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अनुचुंबकीय, और जो आकर्षित नहीं करते हैं वो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अब देखो ऐसा कैसे होता है इसमें,
मान लीजिए जैसे कोई मैंने अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया मैंने चुंबक रख करके, है ना। तो मैंने वो ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को, ये कोई ठोस पदार्थ है, मैं मालूम कर रही हूँ, इसमें जानना चाह रही हूँ कि ये मेरा पदार्थ जो है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो कैसे मालूम करूंगी, मैंने इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया। चुंबकीय क्षेत्र कैसे, चुंबक रख दी। अब चुंबक में पता है अपने को दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल है। अब यहाँ पर ये जो चुंबक है ये है, इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। यानी कि यह पदार्थ इस चुंबक से आगे जा रहा है, यानी कि उससे दूर भाग रहा है। तो इसका मतलब ये इससे क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है लगाया मैंने और ये पदार्थ है, यह अनुचुंबकीय पदार्थ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो वो जो कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसको प्रतिकर्षित करे वो पदार्थ होगा मेरा प्रतिचुंबकीय, और जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसकी रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ आकर्षित करे उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखो होता क्या है इसमें बच्चों, यह देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये मेरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये मेरा जो पदार्थ है, इसमें पदार्थ जो है, ठोस के जो पदार्थ है, ये हमें पता है कि किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन से, है ना। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, और बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, और वहां पर इनके मूवमेंट की वजह से एक इनका अपना चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एक तो इनका खुद का चुंबकीय क्षेत्र, एक हम बाहर से लगा रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब इनका खुद का जो ये घूम रहे हैं, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, तो इस वजह से इनका खुद का चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में रहेगा, किसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, ठीक है। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन पदार्थों में, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनका खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। कैसा होगा, विपरीत। देखो ये इस तरफ लग रहा है तो ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में। इसी से ही पता चलता है कि इसके विपरीत है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें अनुचुंबकीय में, तो अनुचुंबकीय में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और खुद पदार्थ के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी रेखाएं एक ही दिशा में संरेखित हैं। कैसे हैं, एक ही दिशा में। तो अनुचुंबकीय के लिए यह रेखाएं एक ही दिशा में होंगी और प्रतिचुंबकीय के लिए यह विपरीत दिशा में होंगी, तभी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो यह पदार्थ होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। और अनुचुंबकीय वो होंगे जो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखो छोटी छोटी टर्म्स जो होती है ना, छोटे छोटे चीजों को रिलेट करके याद की जा सकती है। जैसे कि प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिकर्षण हो रहा है तो प्रति से प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग में। नेक्स्ट इसके बाद में अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, वो पदार्थ कौन से होते हैं उनके बारे में देखो। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं मेरे युग्मित। कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित, युग्मित है, यानी कि पेयर है। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा है, यहाँ पे अयुग्मित। कैसा है, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि वो पदार्थ जिनमें कि इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे वो सभी क्या प्रदर्शित करेंगे, मेरा प्रतिचुंबकीय होंगे। क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। और जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन में अगर मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस पदार्थ में, तो वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो जो पदार्थ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें, वह तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, और जिसमें अयुग्मित होंगे वो क्या होंगे, मेरे अनुचुंबकीय। उदाहरण भी देख लेते हैं हम इसका। देखो प्रतिचुंबकीय का उदाहरण मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे, उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास में है सोडियम, है ना। तो सोडियम प्लस,
Na प्लस है तो Na प्लस में यहाँ पर पूरे के पूरे मेरे पास जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पेयर होंगे। पेयर होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, तो सारे के सारे यहाँ पर p ब्लॉक में, ये p ब्लॉक है तो ये p ब्लॉक में तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरे पेयर है, ठीक है। यहाँ पे तो सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे कैसे सारे युग्मित, तो इसका मतलब ये कैसा है, यह मेरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो Na प्लस कैसा हुआ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय का उदाहरण लें हम, इसका अगर हम उदाहरण लें तो इसका उदाहरण है मेरा यहाँ पर Fe+3। Fe+3 का मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरा ऑर्गन 3d5, यही होगा, यानी कि 3d5, d में ये d ब्लॉक है तो d ब्लॉक में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में मेरे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये मेरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित है, Fe+3 में। तो ये मेरा कौन सा पदार्थ हो गया, ये मेरा हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है बच्चों। फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए, वो पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसकी रेखाओं को अपने से दूर हटाते हैं या रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ मेरे होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और यह वो पदार्थ प्रदर्शित करेंगे जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पदार्थ हो गए हैं प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अगला हमारा है जो है वो है लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के जो स्पिन बनाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिलकर के और एक व्यवस्था बनाते हैं। किस तरह की व्यवस्था, यानी कि मान लीजिए इस तरह से जो बॉक्स है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरह, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ये, ठीक है, एक ये ऐसे, ठीक है, या फिर ये ऐसे, ठीक है। तो जैसे 3-3 का ग्रुप बना लिया इन्होंने, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे यूं, तो 3-3 का अलग अलग ग्रुप बना करके ये एक ऐसे, ठीक है, ये 3-3 के इस तरह से ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुपिंग कर ली इन्होंने, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, ये बन गया डोमेन, क्या बन गया, डोमेन। अब जब मैं इस पे मैंने क्या लगाया, मैंने इसमें लगाया चुंबकीय क्षेत्र, क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर, चुंबक रखने पर क्या हुआ, ये जो सारे आपको टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे ना, कोई इस दिशा में जा रहा है कोई उस दिशा में जा रहा है ना, अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये जो सभी हैं वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से सब एक डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया। चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी यह स्थायी बने रहेंगे, यानी इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ, लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर और उसको हटा भी दिया जाए तब भी वो स्थायी बने रहते हैं, यानी उसकी चुंबक की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपस में ग्रुपिंग करके डोमेन बनाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको दिख रहे टेढ़े मेढ़े इधर उधर भाग रहे, चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही सारे एक दिशा में आ गए, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तब भी ये इसी दिशा में बने रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ तो हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो नॉर्मल हो गए, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी ये नॉर्मल नहीं होंगे, जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे, ठीक है। यानी कि यह पदार्थ जो है मेरे कैसे होंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एग्जाम्पल है मेरे किसके, लोह चुंबकीय पदार्थ के, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी यह गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं चुंबक में, तो इस तरह के पदार्थ होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट आता है मेरा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है,
प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में इस तरह से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। तो जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है ऊपर, एक का नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 0 ना, नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जो कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, जहाँ चुंबकीय आघूर्ण 0 है, कहलाते हैं प्रतिलोह चुंबकीय। ठीक है, इसका उदाहरण अगर हम देखें तो इसका है MnO2। ठीक है, ये उदाहरण है मेरा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का। अगला है मेरा यहाँ पे फेरो चुंबकीय। ठीक है, तो फेरो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो कौन सा होता है, फेरी चुंबकीय जो होता है बच्चों, तो फेरी चुंबकीय पदार्थ मेरे कौन से होते हैं, देखो इसमें कुछ का तो स्पिन जो है वो ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, इस तरह से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो पूरी तरह से सारे सीधे हैं और ना ही पूरी तरह से सब नीचे की तरफ हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 0 तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण, मैं इससे प्रदर्शित करते हैं आप इसको, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं होगा, कैसा होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। क्या कम होगा, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये जो है वो कम होगा, यानी कि 0 के बराबर नहीं है बट कम होगा। अब देखो ये इस तरह से है, तो इनके लिए, इसके लिए ये वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्स होगी। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा होगी। इसके लिए क्या हो गई, 0 हो गई। और फेरी चुंबकीय पदार्थ के लिए ये 0 तो नहीं होगी, लेकिन ज्यादा भी नहीं होगी, इससे कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से इनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है, इन पदार्थों को इनके चुंबकीय गुण के आधार पर। फेरो चुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय वो पदार्थ है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर और जब हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्थायी बने रहेंगे। ठीक है, और प्रतिलोह चुंबकीय में क्या होता है कि यह एक दूसरे के आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, और फेरी चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जहां पर कि चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो पूरे सीधे हैं, यहाँ पे अगर सारे सीधे होते हैं स्पिन, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, जैसे कि मेरा लोह चुंबकीय में हो रहा है। ठीक है, और सारे एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, यहाँ तो विपरीत है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, तो एक दूसरे को यहाँ पे ये नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फेरो चुंबकीय की, तो कुछ सीधे हैं तो एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह की व्यवस्था मुझे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका ये 0 है, क्योंकि दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रहे, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह के पदार्थ होते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। उदाहरण है Fe2O3। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो यह सारी बातें थी हमारी किसके बारे में, पदार्थों के, ठोस पदार्थों के। ठीक है, ठोस पदार्थों के गुणों के बारे में, कि ठोस पदार्थ 2 तरह से गुण प्रदर्शित करते हैं, विद्युतीय और चुंबकीय गुण। अब कितना आपने समझा ये तो हम जानेंगे इन प्रश्नों से, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरे साथ इसको जाना या नहीं। तो शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है सिलिकॉन हमारा क्या है, बताइए जल्दी से आंसर। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ये हमारा है अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है हमारा, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन की बोरॉन के साथ डोपिंग किससे संबंधित है, N प्रकार का अर्धचालक होगा, या फिर धातु है, या P प्रकार का अर्धचालक है, या फिर कुचालक है। देखो बोरॉन के साथ में, यानी कि ये मेरा सिलिकॉन आ गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया बोरोन। इसके नीचे एल्यूमिनियम, तो मेरे पास में ये कौन से ग्रुप का है मेरा, 13, ये कौन सा है 14। तो यानी कि बोरोन के साथ जब मिलाऊंगी तो यहाँ पर ये कितने बॉन्ड बनाएगा मेरे, 3 बॉन्ड।
3 बॉन्ड बनाएगा और सिलिकॉन मेरे कितने बना 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड, ठीक है। और बोरोन मेरे पास 3 बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार का जो हमारा बनता है अर्धचालक उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारा होता है पी प्रकार का। कौन सा होता है, पी प्रकार का, ठीक है। तो कौन सा अर्धचालक हुआ ये मेरा, बोरोन के साथ में पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है, 1 2 3 4 5। देखो तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन में क्या चाहिए मुझे, एन प्रकार का, तो कार्बन सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, बोरोन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे बनाना है एन प्रकार का, तो एन प्रकार का बनाने के लिए मैं इसमें क्या डालूंगी, फॉस्फोरस, इसके साथ बनाऊंगी अशुद्धि। और ये मेरे पास कितने बॉन्ड लेके आता है, ये बनाता है 5 बॉन्ड, ठीक है। तो 5 बंध बना रहा, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जा रही है मेरे पास में, 5 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि हो रही है, 5। तो यहाँ पर मेरे पास में एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है, 5 प्रकार की, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर है इसके लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड प्रतिलोह चुंबकीय प्रकृति का है, प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है। MnO2 जिसका TiO2 या वेनेडियम ऑक्साइड, देखो मैग्नीज ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे प्रतिलोह चुंबकीय बनाना है। प्रतिलोह चुंबकीय मतलब मेरे इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी, 0। और ये मुझे किस में मिलती है, ये मुझे मिलती है MnO2 में। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा, MnO2, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होगा, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक या फिर आणविक। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि विद्युत का चालन किस में हो रहा है, जो कि धात्विक प्रकृति के हैं, है ना। तो विद्युत का चालन किस में होगा, विद्युत का चालन होगा मेरा धात्विक में, ठीक है। तो बच्चों ये सारे प्रश्न थे हमारे इस टॉपिक से संबंधित, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसका नाम था या नाम है ठोस अवस्था, ठीक है। तो ठोस अवस्था में हमने ये सब चीजें जानी, आज हमने इनके गुणों के बारे में पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सब अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो हैव अ नाइस डे, एंजॉय एवरीवन, थैंक यू।